स्वागत है दोस्तों आपका शतरंज यानी कि चेस की दुनिया में। मैं आप लोगों को चेस सिखाऊंगा हिंदी में बिल्कुल ही शून्य से, बिल्कुल स्क्रैच बोलते हैं जिसको। यहाँ तक कि जिसने चेस का नाम भी नहीं सुना आज तक, उसके लिए भी शुरुआत की कुछ चीजें बताऊंगा मैं। आइए हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं बता दूं कि जो ये वीडियो सीरीज है, ये पूरी श्रृंखला है, ये किन लोगों के लिए, किन किन को जरूर देखनी चाहिए। सबसे पहले तो उन लोगों को जिनकी रेटिंग 1200 से कम है chess.com पर, और 1500 से कम है lichess.com पर। उन लोगों को ये जरूर देखनी चाहिए, क्योंकि आप भले ही खेलते खेलते 1100 तक पहुंच गए हैं chess.com पर, लेकिन कुछ बेसिक चीजें ऐसी हैं, कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो आपको जानने के लिए बहुत जरूरी है। तो और उसके अलावा जिन लोगों ने कहीं ऑफिशियल कोचिंग नहीं ली कहीं भी, बस जैसे मैंने या फिर मेरे जैसे दोस्त हैं जिन्होंने सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों में दोस्तों के साथ खेला, कजन्स भाई बहनों के साथ खेला और थोड़ा बहुत सीख गए, जिनका मिडिल गेम बहुत अच्छा है, उन लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत जरूरी है। इसके अलावा ये है उन लोगों के लिए जिन्होंने समय रैना, विदित गुजराती की वीडियोस देखते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके डिस्कॉर्ड में ज्वाइन भी करते हैं। मैं खुद गया वहाँ डिस्कॉर्ड में, देखा कि 10-12 साल के बच्चे होते हैं जो सीखना चाहते हैं, मगर यूट्यूब पर सब कुछ इंग्लिश में अवेलेबल है या हिंदी में जो वीडियोस अवेलेबल है उनके अंदर बेसिक से कुछ नहीं सिखाया गया है। तो उन लोगों को, उन बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए मैं ये वीडियो सीरीज लेकर आया हूँ कि हर किसी के लिए ये वीडियो है, पूरी सीरीज, जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं पता उसके लिए भी, और जिनको थोड़ा बहुत पता है उनके लिए भी। तो काफी बेसिक से सब कुछ धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा एक बात और, ये उन पेरेंट्स, उन माता पिताओं के लिए भी है जिनके बच्चे, अब क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, स्कूल बंद है, सब घर में रहते हैं, बाहर खेलने भी काफी जगह नहीं जा सकते, तो सारे दिन मोबाइल पर लगे रहते हैं, और उनके पेरेंट्स को चिंता होती है कि आंखें खराब हो रही है या फिर बस टाइम पास खराब चीजें देख रहा है। तो एक चेस की चीज दिखा रहा हूँ मैं, जो कि उनके लिए फायदेमंद भी होगा। कैसे फायदेमंद होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को देखने के लिए, अगर आपको लग रहा है कि मैं काफी धीरे धीरे कंसेप्ट ले रहा हूँ, तो आप इसको 1.5x यूट्यूब में ऑप्शन आता है, फिर 2x जिससे कि डबल स्पीड पर चलेगी, उससे भी देख सकते हैं, इससे आपका समय भी बचेगा। और इसके अलावा मैं कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प बना दूंगा। टाइम स्टैम्प में क्या होता है कि मैं सारे टॉपिक्स का नाम लिख दूंगा, और कौन वीडियो की कौन सी मिनट पर वो टॉपिक है वो उसके सामने हो जाएगा। तो आप उस, जैसे मैं बोलता हूँ कि पीसीज, जैसे कि पीसीज को समझाने के लिए 2 मिनट 30 सेकंड से आगे देखिए, तो आप सीधा उस पर क्लिक करेंगे तो सीधा वो पार्ट आ जाएगा, तो इससे आपका समय भी बचेगा। तो अब आपको थोड़ा सा इतिहास बता देते हैं कि जो चेस यानी कि शतरंज है, वो हिंदुस्तान में ही जन्मा है, और लगभग लगभग 400-500 जो वर्ष था, सन 400 या 500 लगभग, उसके अराउंड काफी यह डेवलप हो गया था। और गुप्त राजवंश के टाइम पर ये बिल्कुल आज जैसे हम देख रहे हैं कि मॉडर्न चेस है, तो उसका पहला स्टेज गुप्त राजवंश के टाइम पर शुरू हो गया था। और जो मॉडर्न चेस आज हम देख रहे हैं, जो मैं आपको सिखाऊंगा, वो लगभग लगभग 1400-1500 सन, 1400-1500 सन के आसपास यूरोप में स्टार्ट हो गया था। तो फायदा मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले तो प्रैक्टिकल फायदा है, आपको सीधा सीधा क्या हेल्प करेगा। सबसे पहले एक आपका जो एडमिशन होता है कॉलेजेस वगैरह के अंदर, तो उसके अंदर स्पोर्ट्स कोटे से आप इसके अंदर जा सकते हैं, यानी कि कैरियर अगर आप बनाए इसके अंदर। और इसमें कैरियर बनाने के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि आपको बाकी स्पोर्ट्स की तरह, जैसे क्रिकेट फुटबॉल के लिए पढ़ाई बिल्कुल छोड़ देनी होगी। पढ़ाई और चेस दोनों साथ साथ जा सकते हैं। बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं ऐसे जिन्होंने इंजीनियरिंग की है और उसके बाद बड़े बड़े प्लेयर बन गए, या फिर थोड़ा ब्रेक लिया उसके बाद पढ़ाई करके फिर से वापस आ गए। तो आपके एडमिशन में हेल्प करेगा, कैरियर में हेल्प करेगा, आप अपने सीवी प्रोफाइल में लिख सकते हैं इसका, चेस का। दूसरा, अगर आप इसको खेलते जाते हैं तो एक इसमें उम्र की कोई वो नहीं है, जरूरत नहीं है कि कम से कम 12 साल के होंगे उसके बाद ही आपको नेशनल टीम में खिलाएंगे। छोटे छोटे 11-11 साल के बच्चे ग्रैंड मास्टर बन जाते हैं, और उसके बाद आपका एक कैरियर के रूप में ले सकते हैं। काफी पैसा भी है इस खेल के अंदर। और एक और रीजन ये है कि अब तक चेस के अंदर यूरोप या फिर रशिया के प्लेयर काफी आगे रहते थे, मगर अब उनका रिटायरिंग एज आ रही है, और अब नई जो दो पावर है, सुपर पावर्स,
चेस के अंदर वो है इंडिया और चाइना। तो आने वाला वक्त सारी दुनिया इन दोनों देशों के ऊपर देख रही है कि कौन चेस के ऊपर राज करेगा। आपने विश्वनाथ आनंद का नाम सुना होगा, वो पहले ग्रैंड मास्टर थे इंडिया के, बट अभी तक इंडिया के लगभग 66 ग्रैंड मास्टर और बन चुके हैं। और चाइना भी इसके अंदर काफी आगे चल रहा है, उन्होंने काफी फोकस प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो एक टाइप से ये सीरीज आपको उसमें भी काम देगी कि अगर आप कुछ फोकस बेसिक से स्टार्ट करना चाहते हैं चेस सीखने के लिए। तो आशा है कि आपके लिए ये सब प्रैक्टिकल जो मैंने इसके फायदे बताए वो काफी सही है। लेकिन अब मैं बताता हूँ टिपिकल शारीरिक और मानसिक फायदे जो होते हैं इसके, कि सबसे पहले कसरत, दिमाग की कसरत हो जाती है इससे काफी अच्छी खासी। आप सोचते हैं काफी कुछ। याददाश्त, बच्चों के अंदर याददाश्त इंप्रूव होती है। बच्चों के लिए तो बहुत ही अच्छा खेल है, क्योंकि बचपन में जब दिमाग होता है डेवलपिंग स्टेज पर होता है, विकसित हो ही रहा होता है, बड़ों की तरह पूरा विकास नहीं हुआ होता। तो आप जो न्यूरॉन्स है उनको जितना लचीला बनाएंगे, जितना फ्लेक्सिबल बनाएंगे, उसके अंदर फायदा होगा। और जो चेस के अंदर दिमाग का जो पार्ट काम करता है, वही मैथ्स के अंदर काम करता है, और वही चीजों को पढ़ने, रीडिंग स्किल्स, आपकी पढ़ने की क्षमता को भी प्रभावित करता है। तो एक एक तरह से हम बोल सकते हैं कि अगर कोई बच्चा 7-8 साल की उम्र में या उससे पहले या फिर 10-12 साल तक स्टार्ट करता है, तो वो बहुत ही अच्छा वक्त है उसके लिए। वो उसको गणित में भी सहायता देगा, पढ़ने के अंदर भी सहायता देगा। और इसके अलावा एक जगह बच्चे को बैठकर ध्यान लगाना, फोकस करना, कंसंट्रेट करना, ये सब सिखाएगा, पेशेंस लाएगा उसके अंदर बैठे रहने के लिए। और क्योंकि चेस एक लंबा गेम है, तो थोड़ा दूरदृष्टि, प्लानिंग करना, ये सब भी सिखाएगा बच्चे को। तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, देखिए इसके अंदर बोर्ड होता है। ऐसे दो टाइप के इसके अंदर चौकोर आकार के ये होते हैं खाने। एक हमेशा आपको डार्क मिलेगा, गहरे रंग का मिलेगा, चाहे आप उसको ब्लैक कर लो, व्हाइट कर लो। अब जैसे इस वाले बोर्ड के अंदर देखिए थोड़ा डार्क ब्राउन सा है, ये लाइट ब्राउन है, हल्का भूरा, गहरा भूरा। तो ये 64 खाने होते हैं। 8 ऐसे और 8 ऐसे, ये लाइन होती है। तो बोर्ड सेटअप हमेशा आप याद रखें, जो आपका बायां हाथ है, लेफ्ट हैंड की साइड गहरा भूरा रंग होगा हमेशा। अक्सर लोग खेलना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन उनका चेस बोर्ड ऐसा होता है कि जो हल्का भूरा है वो उनके बाएं हाथ की तरफ आता है। नहीं, वो गलत है। हमेशा गहरा भूरा रंग आपके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। अब इसके जो बोर्ड के हर एक खाने का एक नाम होता है, कि जैसे ये वाला अगर मैं लूं, तो मैं इसको बोलूंगा G2। अब आप बोलेंगे G2 क्यों? क्योंकि ये चेस का रूल है, एक स्टैंडर्ड रूल है, कि हमेशा लेफ्ट हैंड साइड से, बाएं हाथ से आप स्टार्ट करेंगे। इनको बोलेंगे हम फाइल्स ABCDEFGH। तो आप सब सोच रहे होंगे कि मैंने तो हिंदी में बोलने सिखाने के लिए बोला था, लेकिन मैं ABCD कैसे कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ठीक है हिंदी, मगर बहुत ही बेसिक इंग्लिश है, और आपको अभी इस कोऑर्डिनेट्स को, इन इन खानों के पते को इसी में याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो आगे आप खेलते जाएंगे तब आपके लिए यही बेसिक्स, यही स्टैंडर्ड, पूरे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, तो आप इसी को ही फॉलो करना पड़ेगा आपको आगे लेवल तक जाने के लिए। तो अभी से आप दिमाग में वो इमेज बनाकर चलिए कि ABCD, E फाइल, F फाइल, ये G फाइल हो गई, ये H फाइल हो गई। इनको रैंक्स बोलते हैं हम, ऐसे कि ये पहली रैंक, दूसरी रैंक, थर्ड रैंक, फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक। तो इस चीज को तो आपको इंग्लिश में ही मैं बोलूंगा, याद रख लीजिए, क्योंकि ये आपको फायदा देगा। मैंने जब स्टार्टिंग में खेलना स्टार्ट किया था, तब हम भी हिंदी में ही बोलते थे, जैसे हाथी, घोड़ा, ऊंट, ये सब। बट लेकिन अगर आपको आगे लेवल तक जाना है, ऊंचे लेवल तक सोच रहे हैं कि एटलीस्ट 1500 लेवल या 1800 लेवल, तो आपको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी काफी हेल्प करेगी। तो हमेशा बोर्ड को ये चीज ध्यान रखिए कि गहरा भूरा खाना हमेशा बाएं हाथ की ओर आएगा। और ये याद रख लीजिए कि फाइल्स है अपने, जैसे इनका बस नंबरिंग सिस्टम है ये, कि पहली फाइल को A बोल दिया इंग्लिश में, B दूसरी को, तीसरी को C, और जो रैंक्स हो गई वो तो अपने गिनती हो ही गई, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब मैं बोलता हूँ कि इस खाने का पता बताइए, तो आपका फटाक से दिमाग में आना चाहिए कि कौन सी फाइल है पहले। तो E, और ये 7वीं रैंक है, तो इसका नाम हो गया E7। ऐसे मैं बोलूँ इसका नाम बताइए, तो F4। हमेशा जो फाइल है उसको पहले बोला जाएगा, उसके बाद रैंक बोला जाएगा। तो अब मैं टैप करूंगा और आपको बताना है कौन सा। आप चाहे तो वीडियो पॉज भी कर सकते हैं। ये है C4।
E6। तो ऐसे आपको हमेशा याद रखना है। अभी आप आज इस वीडियो के बाद थोड़ी प्रैक्टिस कीजिएगा, पूरा यही देखने का। ये समय के साथ साथ आपको अपने आप याद हो जाएगा। जब हम ओपनिंग सीखेंगे, हर एक हर एक जो खाना है उसका एक पता सा आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, आपको सब कुछ याद हो जाएगा अगर आप अभी से इस चीज को ध्यान में रखें तो। जैसे मैं हूँ, मेरे दोस्त, हम सब ने ये सब नहीं सीखा था, हम सब वैसे ही खेलने लग गए थे। तो हमें अब थोड़ी दिक्कत होती है कि याद रखने के लिए, एकदम से दिमाग में लाने के लिए कि कौन सा खाना कौन सा है। बट मेरा ही एक दोस्त है जिसने थोड़ा लेट स्टार्ट किया है अभी, और उसने स्टार्टिंग से ही ये चीज ध्यान में रखी, तो उसको अब काफी आगे है वो। हम जो मेरे पुराने दोस्त है जिन जो पहले से खेलता है, उनसे उसको ये खाने का पता अच्छी तरह याद रहता है। तो अभी आप स्टार्टिंग ही कर रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रख लीजिए कि किसी भी खाने का पता है आप उसको याद रखिए, C6 ऐसे करके। अब इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो पीसीज है उनके नाम क्या है। तो सबसे पहले देख लीजिए कि अब जहां कहीं भी ये स्क्वायर जमा का निशान दिखाई देगा वो हमेशा राजा होगा। अक्सर देखा गया है कि लोग ऑफलाइन चेस, जो शतरंज की मोहरें होती है, उनके ऊपर अच्छा खेल लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन आकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि राजा कौन सा है, रानी कौन सी है। तो मैं एक आपको ट्रिक बता देता हूँ ये बस, कि हमेशा जो जमा का निशान है वो राजा होगा और उसके साथ दूसरी वाली रानी होगी। अब मेन ये भी बताता हूँ मैं, घोड़ा तो देखने से पता ही लग जाता है, और ये प्यादा होगा हमेशा, सिंपल सा छोटा सा। ये ऊंट होता है, हाथी होता है, लेकिन आपको ये सब याद नहीं रखना कि प्यादा है, घोड़ा है, ऊंट, हाथी। आपको इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी याद रखनी है। क्यों? उसका रीजन भी यही है कि स्टार्टिंग बाद में जब आप धीरे धीरे खेलते जाएंगे तब आपको अच्छे से याद रह पाएगा। तो इंग्लिश का याद करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान सा तरीका बताता हूँ। ये देखिए, ये पीस है हमारा। अब इनके नाम हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग। हिसाब से जो घोड़ा है वो हॉर्स होना चाहिए, बट वो हॉर्स नहीं होगा, वो यहाँ पर नाइट होगा। नाइट क्यों होगा? क्योंकि जो इंग्लिश यूरोप के अंदर जब गेम डेवलप हुआ तब उन्होंने इस हिसाब से देखा गेम को कि ये राजा हो गया, राजा के पास रानी रहेगी सबसे ज्यादा, और वहां पर रानी के साथ, राजा रानी मतलब एक राज परिवार के साथ जो एक वहां का पादरी होता है, चर्च का फादर, जैसे अपने यहाँ पंडित या फिर राजगुरु इस तरह से होते थे, तो वहां पर राजा रानी के बाद नंबर आता था बिशप का। ये स्पेलिंग देख लीजिए अच्छे से, बिशप। तो इसलिए इनको बिशप बोला गया, जबकि इंडियन चेस जो था, हिंदी चेस, उसके अंदर इनको ऊट बोलते थे। बट आपको अभी ये हमेशा ऊट के नाम से, सॉरी, बिशप के नाम से याद रखना है। उसके अलावा उसके बाद हम घोड़ा बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नाइट। नाइट एक टाइप से आप समझ लीजिए कि यूरोप के अंदर जैसे सेना के अंदर कुछ लोग बहुत अच्छा सा कुछ परफॉर्म करके दिखाते थे, लड़ाई अच्छे से लड़ते थे, तो उनको एक नाइट की उपाधि दी जाती थी। एक सम्मानजनक एक उपाधि थी सम्मान देने के लिए। तो इसलिए ये हम नाइट बोलेंगे इसको। और या फिर आप ये भी एक तरह से याद रख लीजिए कि जो भी लड़ाई योद्धा है, लड़ाकू योद्धा, वो घोड़े पर बैठकर लड़ाई करते थे, तो ये नाइट हो गया। उसके बाद आता है रूक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं हाथी। तो रूक जो है वो एक टाइप से हमारा रथ होता था, उससे डेराइव्ड नाम है रूक। तो इसकी जब चाल मैं आपको समझाऊंगा तब और समझेंगे कि आखिर इसको रथ क्यों कहा गया है, रूक क्यों कहा गया है। इसके अलावा क्वीन, रानी तो आप जानते ही है, क्वीन हो गया, वो उसको वजीर वो बोलते हैं हिंदी चेस में, प्रधानमंत्री, बट इसको क्वीन ही बोलेंगे हम। और पान हो गया, पौन हो गया प्यादा, पैदल सिपाही, वो सब चीजें। अब पीसीज के नाम जानने के बाद हम उनकी वैल्यू देख लेते हैं। वैल्यू एक टाइप से स्कोर हो गया। जैसे हम क्रिकेट में खेलते हैं तो जो छक्का मारते हैं उसके 6 रन मिलते हैं, चौके के 4, क्योंकि छक्का मारना ज्यादा मुश्किल होता है, चौका उससे थोड़ा सा आसान होता है, इसलिए 4 हो गया, भाग कर लेने वाले के 1-2। तो वैसा ही कुछ समझ लीजिए चेस के अंदर भी है। शतरंज के अंदर भी हर एक पीस एक दूसरे के मुकाबले कुछ ज्यादा ताकतवर होता है या फिर कुछ कम ताकतवर होता है, उस हिसाब से इनका भी एक स्कोर, एक रन दिए गए हैं इनको भी। तो सबसे जो कमजोर माना गया है वो है पौन, प्यादा। तो इसको सिर्फ 1 अंक दिया गया है। अब रानी जो है उससे
ताकतवर एक मोहरा है हमारे पास, मगर कितना ताकतवर, तो उन सबको नापने के लिए एक टाइप से एक स्कोरिंग सिस्टम है, वैल्यू सिस्टम है इनका। तो जिसके अकॉर्डिंग पॉन प्यादा हमारा एक अंक है, नाइट जो हमारे उसके 3 है, बिशप भी 3 है। और ये मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों है कि इन दोनों के बराबर है, और जो हाथी है रुक उसका 5 पॉइंट है। उसके बाद सबसे अंत में आती है रानी जिस क्वीन जिसके 9 अंक है। तो आखिर ऐसा क्या है कि इनके 3-3 है और रुक का 5 है, ये भी अभी हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बोर्ड सेट कैसे होता है। तो देख लीजिए, ये बोर्ड का सेट है जो मैंने आपको सिखाया था, गहरे भूरे रंग का आपका बाएं हाथ की ओर होना चाहिए, वो यहाँ पर है। उसके अलावा जो दूसरी एक पहली दोनों साइड से पहली रैंक को छोड़कर दूसरी रैंक पर ये आपके सारे प्यादे हो गए, पॉन्स हो गए। इसके बाद देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि राजा कहाँ रखना होता है। राजा हमेशा आएगा, अगर आपका सफेद राजा है तो गहरे भूरे यानी कि काले खाने में आएगा, उसके बगल में ही रानी होगी। तो देखिए, काला राजा है, इसको हम व्हाइट स्क्वायर यानी कि जो हल्का स्क्वायर हल्का खाना है उसमें रखेंगे, उसके साथ ही रानी हो जाएगी। अब बस अगर आपको ये चीजें 3 हमेशा दिमाग में रखिए कि बाएं हाथ के कॉर्नर पे कौन सा खाना होगा, फिर उस साइड का राजा कहाँ रखा जाएगा, रानी कहाँ रखी जाएगी। बस उसके बाद आसान है, हमेशा बिशप्स साइड में आ जाएंगे, फिर नाइट्स आएंगे और फिर रूक्स आएंगे। ये चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि बोर्ड हमेशा ऐसे सेट होता है। लोग गलती क्या कर देते हैं, पहली गलती तो ये करते हैं, कभी इस वाले खाने को इधर ले आएंगे, तिरछा रख देंगे, या फिर जो सफेद राजा उसको सफेद खाने पर ही रख देंगे, या फिर आमने सामने राजा नहीं रखेंगे। ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। खेलने के लिए सिंपल 3 रूल याद रखने हैं हमेशा। एक तो एक कि बाएं हाथ की ओर कौन सा खाना आएगा आपका, जो राजा है वो कौन से खाने पर आएगा, उसके बगल में रानी आएगी। बस उसके बाद आपको ये तो आसान सी चीज है कि ये सेम है हर जगह, बिशप आएगा, फिर नाइट आएगा, फिर रूक आएगा। अब आपको खेलना कहाँ पर है, इसके लिए मैं बता दूं, सबसे इजी सबसे फ्री जो आपको ऑनलाइन फैसिलिटी मिलेगी, एप्स है बहुत ज़्यादा, बट मैं आपको बोलूँगा lichess.com पर अकाउंट बनाइए, lichess.org। इसका रीज़न ये है कि एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, दूसरा इसके अंदर सबसे ज़्यादा सर्विसेज है। ऐसा क्यों है, क्योंकि ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, कोई एक पर्टिकुलर कंपनी का नहीं है। इसके अलावा chess.com है, वो भी अच्छी साइट है, बट वो एक कंपनी की है, तो कंपनी का मोटिव रहेगा किसी ना किसी तरह पैसा कमाया जाए। तो वहाँ पे आपको एडवर्टीजमेंट मिलेगी, पेड सर्विसेज मिलेगी, आपका डाटा भी लिया जाएगा। तो उसकी बजाय सिर्फ लीचेस लीजिए, क्योंकि लीचेस का कोड हर कोई देख कर ठीक कर सकता है। तो एक टाइप से सबके सामने रहेगा तो वो चीज़ अच्छी चलती है। तो lichess.org पर आप अकाउंट बना सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट बनेगा। सिर्फ एक जीमेल आईडी चाहिए, वो भी इसलिए ताकि आप कभी पासवर्ड भूल जाए तो आपको वापस से खोलने के लिए। उसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, बस अपना नाम डालिए, चाहे तो फेक नाम भी डाल सकते हैं कि सपोज आप नहीं चाहते कि मैं अपना नाम जैसे सागर दिखाऊं, तो कुछ और भी नाम डाल सकते हैं, ABC, अम्ब्रेला, कुछ भी। तो ये था हमारा बोर्ड हो गया है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि गेम के 3 बेसिक पीसीज की पीसीज चलते कैसे हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो पॉन हो गया उसकी 2 चालें हैं। पहली बार बिल्कुल पहली पहली मूव है, जो उसकी पहली पहली चाल है, उसके अंदर चाहे तो 2 चाल भी चल सकता है, चाहे तो एक भी चल सकता है। देखिए ऐसे कुछ भी चल सकता है वो। इसके बाद आता है ऊंट। ऊंट हमेशा तिरछा चलेगा। जैसे मैं कहूँ कि सफेद ऊंट है मेरा यहाँ पर, ये कैसे चलेगा, तो हमेशा ये तिरछा चलेगा, सिर्फ सफेद खानों पर चलेगा ये। और मैं कहूँ कि मेरा काले मोहरे हैं मेरे, मगर मेरा ऊंट ये सफेद है, तो ये भी हमेशा सफेद खानों पर चलेगा। तो ये हमारे ऊंट हो गए। अब खेल के अंदर हमेशा 4 ऊंट होते हैं जैसे, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, सफेद मोहरों के साथ और काले मोहरों के साथ। इनकी चाल यही है, हमेशा ये ऐसे चलेंगे, तिरछे चलेंगे हमेशा, और जिस रंग पर है हमेशा उस रंग पर ही रहेंगे ये। इसके अलावा हमारे पास हाथी है, 4 हाथी हो गए। ये पोजीशन होती है स्टार्टिंग में हाथियों की। ये हमेशा सीधे दौड़ेंगे, ये तिरछे नहीं जा सकते कभी भी, ये हमेशा ऐसे ही चलेंगे।
देखिए हमेशा सीधी सीधी कतार में जाएंगे। तो इनको रथ इसीलिए बोला गया था क्योंकि ये रथ की तरह सीधे सब कुछ फाड़ते हुए, चीर फाड़ करते हुए सीधा जाते हैं आगे, इसलिए इनको रुक बोला गया अल्टीमेटली। उसके बाद सबसे जो लोगों को समझने में दिक्कत आती है वो है हमारे नाइट्स, यानी कि घोड़े। इनको चलने का 2.5 कदम याद रखिए, 1 2 2.5, 1 2 2.5, 1 2 2.5, 1 2 2.5। तो यानी कि सीधे हमेशा 2.5 कदम पर आएंगे। तो अगर मैं बोलूँ मेरा यहाँ पर है, तो अब आपको ये बताना है इसके 2.5 कदम कहाँ कहाँ होते हैं। पोज करके आप सारे दिमाग में अपने देखिए कौन कौन से खाने कहाँ पर आते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। 2.5 कदम ये हो गया, ये हो गया, ये सारे इसके 2.5 कदम हो गए। 1 2 2.5, फिर 1 2 2.5, 1 2 2.5, 1 2 2.5, ऐसे ही सारे 2.5 कदम चलेंगे। अब फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो ये पीसीस हो गए, ये तब तक आगे जाएंगे जब तक उनके आगे और कोई पीस ना हो। जैसे ये चला, ये चला। अब ये जो ऊँट है तिरछा चलेगा, बट तिरछा चलने की इसकी लिमिट है। लिमिट क्या है? जहाँ तक खाली जगह है वहीं पर या तो वो यहाँ तक जा सकता है, या फिर अगर जहाँ दूसरे खिलाड़ी का पीस आ गया तो उसको काट देगा, कैप्चर कर लेगा, वहां तक ही जा सकता है। जबकि घोड़े में ऐसा नहीं है, घोड़ा दूसरे के ऊपर से भी कूद कर जा सकता है। जैसे ये खुद का पीस है लेकिन इसका 2.5 कदम यहाँ होता है, तो इसके ऊपर से छलांग लगा कर जा सकता है, इधर से छलांग लगा कर जा सकता है। तो घोड़े का ये जो नेचर है ये सबसे अलग है कि ये अकेला ऐसा पीस है जो एक दूसरे के ऊपर से छलांग लगा कर जा सकता है। ये देखिए कहीं भी छलांग लगा कर जा सकता है ये। तो ये घोड़े का सिर्फ अकेला पीस ऐसा है, ऐसा मोहरा है शतरंज में जो कि उछल कर जा सकता है। तो अब हमारे पास बचता है प्यादा। प्यादा देखिए हमेशा आपको पूरी पंक्ति के अंदर प्यादे रखे हुए मिलेंगे। 8 प्यादे मिलेंगे, बाकी सब आपको 1 2 मिलेंगे। अब इनकी चाल कैसे है? इनकी चाल है सीधा एक आगे चलने की या दो। इसके अंदर दिखाता हूँ मैं। या तो वो सिर्फ 1 कदम चलेगा, फिर चाहे तो 2 कदम चल सकता है। 2 कदम सिर्फ पहली चाल पर चलेगा, जैसे ये अब तक प्यादा चला नहीं है तो इसकी पहली चाल ही 2 कदम तक हो सकती है, इसके अलावा वो नहीं चल सकता। ये देखिए ऐसे। इसके बाद हमारे पास आता है राजा। ये स्टार्टिंग पॉइंट है राजा की। ये हमेशा 1 कदम चलेगा किसी भी दिशा में। जैसे अभी बोर्ड के एक साइड में है तो सिर्फ एक दिशा में कहीं भी चल सकता है, बट अगर ये बोर्ड के बीच में हुआ तो ये अपने 1 कदम किसी भी दिशा में जा सकता है। उसके बाद आती है रानी। रानी सबसे ताकतवर पीस है 9। अब आपको पता लग जाएगा क्यों। उसका कारण है कि इसकी जो चाल है, ये घोड़ा सॉरी ऊंट यानी कि बिशप और रूक इन दोनों का मिक्सचर है। तो इसके चलने के लिए ये ऊंट की तरह भी जा सकती है पूरा तिरछा, या फिर हाथी की तरह सीधा भी जा सकती है। तो अगर ये बीच के अंदर है तो अब देखिए इसके पास सारा ऑप्शन हो गया। वो ऐसे ऊंट की तरह तिरछा भी जा सकती है और रुक हाथी की तरह सीधा भी जा सकती है, बट घोड़े की तरह वो नहीं चल सकती, उछल कर एक दूसरे के ऊपर नहीं जा सकती। अगर उसके आगे कोई स्क्वायर खाली है, कोई खाना खाली है, तभी जा सकती है वो आगे। या फिर उसको हम बोले कि कोई दूसरा पीस किसी दूसरे खिलाड़ी का है तो उसको काटने के बाद ही वो उससे आगे जाएगी। जैसे अब ये है, ये इसकी ये चाल चल खुली हुई है सारी, बट ये यहीं तक जा सकती है, इसको वो पीस काटना ही पड़ेगा। तो ये था अब तक हमारा पीसीस का।
तो दोस्तों ये था आज हमारा पहला पार्ट। बिल्कुल धीरे-धीरे स्टार्ट किया है, टाइम लेकर करेंगे, आगे जाएँगे, क्योंकि नींव जितनी मजबूत होगी उस उतना ही ज़्यादा मजबूत उसके ऊपर खड़ा होगा महल। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको अब रिवाइज़ करना है कि कौन-सा पीस कैसे चलता है, उसकी वैल्यू क्या है, उसका नाम क्या है, कोऑर्डिनेट्स याद करने हैं। याद मतलब प्रैक्टिस कर लीजिए बस थोड़ा-सा कि भूल ना जाए उसको। और सबसे पहले एक बोर्ड, या अगर आप चेस बोर्ड नहीं खरीद सकते तो ऐप डाउनलोड कर लीजिए ली चेस की, या फिर गूगल क्रोम में सीधा lichess.org पर जाकर आईडी बना लीजिए। आसपास किसी को पकड़िए जो जिसके साथ खेल सके, डिस्कस कर सके आप, या फिर अकेले के लिए तो ऑनलाइन है ही। और आगे की वीडियोस में स्टेलमेट, कास्लिंग वगैरह, चेकमेट करना, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो आप अपना फीडबैक दीजिए कमेंट्स में, कुछ चेंज करवाना चाहते हैं कलर्स के अंदर या फिर साउंड्स के अंदर तो वो बताइए। और आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए नहीं तो किसी और के लिए बहुत फायदेमंद है, या फिर किसी और को चेस सीखना चाहिए तो उसके साथ शेयर कीजिए। और आपको चाहिए कि अगर अगली वीडियो आते ही आपको पता लग जाए तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका।